नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी इस इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में हमारे साथी गौरी शंकर जी धिंगड़ा आज समझा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ओवर टू गौरी शंकर जी। हेलो फ्रेंड्स, आज अपने एक नया टॉपिक टेंस सीखेंगे। टेंस में अपने पहले उसका इंट्रोडक्शन और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है टेंस, और टेंस में सबसे पहले अपने देखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय। तो टेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस का संबंध समय से होता है। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, और काल जो है उसको अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। जो चल रहा है वो है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट, जो बीत गया वो है भूतकाल यानी कि पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। जितनी भी बातें अपने करते हैं, जो कुछ भी अपने आपस में वार्तालाप में, संवाद में, डायलॉग में बात करते हैं, वो इन 3 कालों के अंदर बंटी होती है, इन 3 टेंसेस के अंदर बंटी होती है। अब इसके आगे फिर इनमें आने वाली वर्ब के आधार पर, इनकी पहचान के आधार पर कि 4 भागों में इनको बांटते हैं, वो अपने आगे अध्ययन करेंगे। टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इनको आगे 4 अलग अलग क्लासेस, वर्गों में क्लासिफाई किया जाता है। अब इंग्लिश में टेंस यानी कि काल का संबंध वर्ब की फॉर्म से होता है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही कार्य के समय का बोध कराती है, उसके बारे में जानकारी देती है। वर्ब की फॉर्म और प्रकट होने वाली स्थिति के आधार पर तीनों टेंसेस के अपने 4-4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार कुल ये 12 टेंस हो जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं। प्रेजेंट में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा इसमें होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। और तीसरा जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार प्रेजेंट के ये 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार अपने ये पास्ट के 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अपने फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर के 4 प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर के ये 12 टेंसेस के प्रकार हैं जो आपको मैंने बताए। तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसकी हिंदी वाक्यों में जो पहचान होती है उसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, इस प्रकार के शब्दांश आते हैं। इस टेंस का प्रयोग जिस सिचुएशन में होता है वो सिचुएशन आपके सामने दी हुई है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान आदत के लिए यानी कि हैबिचुअल एक्शन के लिए, स्वभाव के लिए, किसी की नेचर बताने के लिए, दिनचर्या बताने के लिए मतलब किसी का रूटीन वर्क बताने के लिए, शाश्वत सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ बताने के लिए, लोकोक्ति या मुहावरों में इसका प्रयोग होता है यानी कि इडियम और फ्रेजेस के अंदर इसका प्रयोग होता है। आंखों देखा हाल बताने के लिए भी इस टेंस का अपने यूज करते हैं, यानी कि रनिंग कमेंट्री या लाइव टेलीकास्ट होता है उसमें इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य के लिए पूर्व नियोजित कार्यक्रमों के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, यानी फिक्स्ड प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर अगर हो तो उसके लिए अपने इस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम में अपने वर्ब भरने से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें वर्ब भरने संबंधी क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको भरने के लिए आपको इस बात का पता होना चाहिए कि इस टेंस में एडवर्ब्स या हिंटिंग वर्ड्स कौन से आते हैं। तो यहाँ कुछ हिंटिंग वर्ड्स और एडवर्ब्स आपके सामने दिए हुए हैं। पहला दे रखा है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सेल्डम का मतलब होता है आपका कभी कभार यानी न के बराबर। ऑफन का मतलब होता है प्राय। जनरली, यूजुअली दोनों का मतलब होता है सामान्यतः या साधारणतः। रेयरली और बेयरली का मतलब होता है दुर्लभ रूप से यानी कि न के बराबर। मोस्टली का मतलब होता है आपका अधिकतर या अधिकांशतः। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है लगातार या निरंतर। और डेली का मतलब होता है रोज या रोजाना। और एवरी के साथ कोई टाइम आ जाता है, चाहे वो एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो। एवरी का मतलब हो जाता है प्रति, और साथ में जो समय लगता है उसका अर्थ ले लेते हैं। जैसे कि एवरी डे है तो उसका मतलब हो गया प्रतिदिन। इसी प्रकार से वंस, ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स, 5 टाइम्स
टाइम्स, इस तरह के वर्डिंग होती हैं। उसके साथ में प्लस में ए डे लग जाए या ए वीक लग जाए या ए मंथ लग जाए या कोई और समय की जो अवधि है वो लग जाए, तो अपने इस टेंस का प्रयोग करेंगे। इस टेंस को मानते हुए अपने उस हिसाब से वर्ब भरेंगे। सबसे पहले अपने पैटर्न देखेंगे अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव मतलब सीधा वाक्य, सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं इसको। अफर्मेटिव का पैटर्न अपने देखते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नियमानुसार एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद में अपने जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है उस रखते हैं। रिमेनिंग पार्ट में प्लेस हो सकता है, मैनर हो सकता है, टाइम हो सकता है। उसको पीएमटी के क्रम में अपने प्राय लिखते हैं। और नोट में आपको बता रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली कहां पर आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कब आएगा। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होती है तो वहां पर तो केवल अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे उसके साथ में। और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होती है, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, स्टूडेंट हो, तो फिर उसके साथ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रहे कि सामान्यतः अपने एस का प्रयोग करते हैं वर्ब के आखिर में। अगर डबल एस आ जाता है, सी एच आ जाता है, एक्स आ जाता है, जेड आ जाता है या ओ आ जाता है और सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नाउन में से होता है तो अपने वर्ब के साथ में ईएस का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जांपल है ही अंडरस्टैंड्स इट और दूसरा आपका एग्जांपल है दे लव स्विमिंग इन द पार्क। तीसरा एग्जांपल आपके दे रखा है आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM और चौथा जो एग्जांपल है वो है आपका ही प्लेज क्रिकेट बट हिज ब्रदर प्लेज फुटबॉल। और पांचवा जो एग्जांपल है वो है वी वॉच मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स। और छठा और आखिरी एग्जांपल है ही गोज टू द लाइब्रेरी एवरी डे। अब इसमें पहला एग्जांपल अपने ने जो देखा उसमें सब्जेक्ट ही था और इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई अंडरस्टैंड उसके साथ में अपने एस का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से दूसरा जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट दे है और ये एक प्लूरल एक प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में वर्ब लव का प्रयोग हुआ है। एस या ईएस का प्रयोग आपने यहाँ पर नहीं किया है। आपको बताया था ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होने पर अपने एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तीसरे सेंटेंस में आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM तो इसमें वेकअप जो है वो वर्ब है और उसमें अपने एस ईएस का प्रयोग नहीं किया है। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होने पर अपने एस ईएस का प्रयोग नहीं करते। और फोर्थ जो एग्जांपल है उसमें ही के साथ में प्लेज का प्रयोग हुआ है। प्ले के साथ अपने एस का प्रयोग किया है क्योंकि सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ में अपने एस का प्रयोग किया है। अगर वाई से पहले कोई वोवल नहीं होता तो अपने एस की बजाय वाई को हटा करके आईएस का प्रयोग करते। पांचवा जो सेंटेंस है वो है वी वॉच मूवीज इन दिस सिनेप्लेक्स। इसमें सब्जेक्ट वी है इसलिए वॉच शब्द का प्रयोग किया है। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ अपने एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार से छठे सेंटेंस में अपने ही के साथ गोज का प्रयोग किया है क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही, शी, इट या नाम या कोई भी सिंगुलर नाउन होने पर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ईएस का प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब अपने नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज आता है, उसके साथ नोट लगाकर लिखते हैं यानी डू नोट या डज नोट का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में जो सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको रख देते हैं और इस बात का अपने ध्यान रखते हैं कि आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ अपने डू नोट का प्रयोग करेंगे और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ अपने डज नोट का प्रयोग करेंगे। अब अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है इसमें दे डू नॉट प्रैक्टिस योगा और क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे है इसलिए डू नॉट का प्रयोग किया है, प्लूरल है। दूसरा जो सेंटेंस है वो है ही डज नॉट लाइक लेबर टाइप वर्क तो इसमें सब्जेक्ट ही है इसलिए अपने डज नॉट का प्रयोग किया है। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें शी डज नॉट वियर ए साड़ी, शी सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया है। और चौथा जो सेंटेंस है आई डू नॉट लाइक टू
वॉच मूवीज, इसमें सब्जेक्ट आई है, इस कारण से अपने डू नोट का प्रयोग किया है। और पांचवा जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है माय ब्रदर, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया है और सेंटेंस है माय ब्रदर डज नॉट टेक पार्ट इन गेम्स। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखेंगे। आपको ध्यान रहे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो पहले अपने देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में अपने अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो नोट लगाते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट रखते हैं, और उसके बाद जो भी कोई सेंटेंस का बाकी हिस्सा बच जाता है, पार्ट बच जाता है, उसको अपने रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस के रूप में लास्ट में रख देते हैं। और नोट में वही बात आपको रिपीट कर रहा हूं, आई वी यू या दे या प्लूरल नाउन होने पर अपने डू का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन होती है तो अपने डज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है डू यू लाइक म्यूजिक। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू है, इसलिए अपने डू का प्रयोग किया है वर्ब सब्जेक्ट से पहले, और बाद में यू के बाद में लाइक वर्ब का प्रयोग किया है। पैटर्न को अपने पूरी तरह से फॉलो करना होता है, जैसे कि शुरू में डू डज दिया है तो अपने शुरू में डू लगाया है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया है। तो इसी तरह से सभी सेंटेंसेस में अपने पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, जिस भी टेंस का सेंटेंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपके सामने, डज शी गो टू टेम्पल एवरीडे। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो डज से शुरू हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो शी है, और डज के बाद में गो वर्ब का प्रयोग हुआ है, और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है टू टेम्पल एवरीडे वो रख दिया गया है। और एवरीडे जो है वो समय है, समय को प्राय सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। और ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनका हिंदी अनुवाद जो है हमेशा क्या से शुरू होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस अपने देखें, डू यू लाइक म्यूजिक, तो इसका मतलब है क्या आप संगीत पसंद करते हैं। तो हिंदी अनुवाद हमेशा ऐसे सेंटेंसेस का क्या से शुरू होगा। तीसरा एग्जाम्पल अपने देखते हैं, डू द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है, और बॉयज क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ में अपने डू का प्रयोग किया है। और इसका हिंदी अनुवाद अगर अपने देखें तो ये बनता है कि क्या लड़के कक्षा में शोर करते हैं। और चौथा आखिरी जो एग्जाम्पल है वो है डू आई टेल ए लाई, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, टेल इसमें वर्ब है, और डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने शुरू में प्रयोग किया है। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें अपने सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने अभी पेश है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, डज ए टाइगर नॉट ईट मीट, मतलब क्या कोई बाघ मांस नहीं खाता है। तो डज से शुरू हुआ है, सब्जेक्ट इसमें ए टाइगर है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग किया गया है। अब अपने WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसका पैटर्न देखते हैं। इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, यानी कि अगर अपने बीच में कब, क्यों, कहां इस तरह के वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संबंधित जो WH वर्ड है उसको रखते हैं, जैसे कि वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, हु, इनमें से किसी शब्द को रखते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। उसके बाद में अपने डू या डज का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाद में सब्जेक्ट को रखते हुए वाक्य में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य नेगेटिव होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट को रखते हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल अपने देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट डू यू डू एट होम ऑन संडेज, मतलब आप रविवार को घर पर क्या करते हैं। तो इसमें जो क्या आता है वाक्य के बीच में आता है, और जो हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या वाक्य के शुरू में आता है, ये अपने अंतर ध्यान रखना है। और सबसे पहले जैसा कि इसमें WH वर्ड को रखा हुआ है, उसके बाद में डू को रखा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाद में डू जो आया है वो मेन वर्ब है उसको रखा है, और बाद में प्लेस को फिर टाइम को रखा है। अगर बीच में मैनर आता है, किसी काम को करने का ढंग आता है, तो प्लेस के बाद में रखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा
जो अपना सेंटेंस है वो है व्हेन डज गीता गो टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट अपने गीता है और क्योंकि इंटेरोगेटिव WH वर्ड से है तो इसलिए स्टार्टिंग में अपने WH वर्ड को रखा है। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने डज का प्रयोग किया है और गीता के बाद में जो मेन वर्ब है गो उसका प्रयोग किया है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल का फंडा नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ एक ही फंडा है, आपको डू और डज का प्रयोग कहां करना है इस बात को ध्यान में रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES कब लगाना है और SES कब नहीं लगाना है, इतनी सी बात है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है हु टीचेज यू इंग्लिश, और ये जो टेंस होता है जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट पूछा जाता है तब अपने इसको अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, इंटेरोगेटिव की तरह नहीं बनाते हैं। यानी कि हु को अपने सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके बाद में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SES लगा करके वाक्य को बनाते हैं। जैसी स्थिति होती है कभी S लग सकता है, कभी ES लग सकता है और वो नियमानुसार अपने लगाते हैं, और हु की बजाय भी कोई और WH वर्ड भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट पूछा जाता है और संभावना ये रहती है कि एक से ज्यादा हो सकते हैं तो एक से ज्यादा होने की स्थिति में अपने वर्ब के साथ SES नहीं लगाएंगे। अगर संभावित सब्जेक्ट जो है वो एक हो सकता है तो अपने SES का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस में अगर एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो अपने वर्ब के साथ SES का प्रयोग करेंगे, और अगर एक से ज्यादा पढ़ाने की बात हो, एक से ज्यादा अध्यापक पढ़ाने की बात हो तो अपने सिर्फ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चौथा जो एग्जांपल है आपके सामने है वेयर डू द बॉयज प्ले क्रिकेट नाउअडेज। इसमें जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है और वो प्लूरल है, इसलिए अपने डू का प्रयोग किया है। और पांचवा सेंटेंस है व्हाई डू यू मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसमें सब्जेक्ट आपका यू है और यू के साथ में अपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग किया है, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं अपने। और सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो है आपका व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, मतलब कि आप नाश्ते में क्या लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका यू है और उसके अकॉर्डिंग अपने डू का प्रयोग किया है। पैटर्न को अपने पूरी तरह से फॉलो करना है। अभी आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी नियम बता दिए हैं। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए बनाई है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस एक्सरसाइज को आपको करके देखना है। तो मिलते हैं एक और ग्रामर के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।